गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है 10th का, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आज 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे डेली। तो ये है हमारा 2017-18 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले क्या आता है, ये इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसके अनुसार हमें करना है। तो सबसे पहला हमारा आएगा गद्यांश, जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी, लेकिन वॉइस क्लियर नहीं थी, इस वजह से आपको समझ नहीं आया। तो अधोलिखित अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृति उत्तरत, ये गद्यांश हमें पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये गद्यांश नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक पदेन उत्तरत लिखा हुआ है, यानी कि वन वर्ड आंसर है। आपको इसको एक शब्द में ही इसका उत्तर देना है। आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख के आएंगे, अगर लिख के आएंगे तो टीचर आपके मार्क्स कट कर सकता है, ठीक है। तो आप एक पदेन उत्तरत में एक शब्द में ही आंसर देंगे। तो क्या करेंगे हम, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्राणिनः का धारयति। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेना। मैंने आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्राणिनः का धारयति, हम इन शब्दों को देखेंगे। क्वेश्चन में जो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं शब्दों को हम गद्यांश में ढूंढेंगे। गद्यांश में हमें जब मिल जाएंगे तो हम उस सेंटेंस को अलग कर लेंगे, क्योंकि वही हमारा सेंटेंस आंसर होगा। तो अगर पूर्ण वाक्य उत्तरत आ रहा है तो हम पूरा सेंटेंस उठा के उसको ही लिख देंगे। लेकिन एक पदेन उत्तरत है तो हमको क्या करना होगा, पहले उस सेंटेंस को हम अलग करेंगे सारे गद्यांश से। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन से शब्द आ रहे हैं। जैसे प्राणिनः का धारयति, ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम इसको ढूंढेंगे। तो ये कहाँ पे मिलता है, ये मिल रहा है सेकंड लाइन से स्टार्ट हुआ है, धरा प्राणिनः धारयति। तो अगर ये पूर्ण वाक्य उत्तरत में आता तो हम पूरा ही लिख देते, धरा प्राणिनः धारयति। लेकिन ये आ रहा है एक पदेन उत्तरत में, तो हम क्या करेंगे, प्राणिनः का धारयति, ये हम क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो जो शब्द क्वेश्चन में आए हैं उन शब्दों को हम इसमें से कट कर देंगे। यानी कि का तो मिल ही नहीं रहा है हमें उस गद्यांश में, प्राणिनः धारयति मिला है हमें इसमें गद्यांश में। तो प्राणिनः धारयति को हम कट कर देंगे, और कट करने के बाद जो शब्द हमारा बचेगा वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो प्राणिनः धारयति को हमने यहाँ से कट कर दिया, और धरा हमारे पास बचा इस सेंटेंस में से, तो धरा हमारा आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक से अधिक शब्द बच जाते हैं। एक से अधिक शब्द जब बचते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, और हम इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 या 3 शब्द बचे हैं तो हम साउंड चेक करेंगे कि हमारे प्रश्नवाचक शब्द का क्या साउंड है। तो जैसे का, धरा, का पे भी आ की मात्रा है, धरा पे भी आ की मात्रा है। तो ये हम जो साउंड मैच कर रहा है हम उसी को आंसर में लिख देंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हमारा जैसे कुत्र आ जाता है, लेकिन कुत्र का तो साउंड किसी से मैच नहीं करेगा। तो हमें ऐसे शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और यहाँ पे कहाँ यानी कि हमसे कोई प्लेस पूछा जा रहा है, कोई सिटी पूछा जा रहा है, कोई जगह, मतलब कोई जगह पूछी जा रही है, तो हम वही आंसर में लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमको सबसे पहले सेंटेंस पूरे गद्यांश से अलग करना है कि ये हमारा आंसर है। पूर्ण वाक्य उत्तरत में वही लिख देना है, सेम टू सेम। और एक पदेन उत्तरत आ रहा है तो उस गद्यांश को सबसे पहले अलग किया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमने जो क्वेश्चन में शब्द आ रहे हैं उनको उस सेंटेंस में से कट कर दिया। फिर हमारे पास जो भी शब्द बचे उनको हम प्रश्नवाचक शब्द के साथ साउंड मैच करके देखेंगे। उनका जो साउंड मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आप इसका आंसर लिख पाओगे। ग्रामर के जिसको ग्रामर आती है वो तो और भी अच्छे से उसका विभक्ति देखकर आंसर लिख सकता है, लेकिन मैं उन सब के लिए बता रही हूँ जिनको ग्रामर उतना अच्छा नहीं है जिनका, और वो उनका कोई भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपका एक भी मार्क
गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे फिर हमारा सेकंड आता है किम कदाचिदपि न त्याज्यम, किम कदाचिदपि न त्याज्यम। तो ये हम देखेंगे किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा सबसे लास्ट सेंटेंस में आ रहा है स्वकर्तव्यम न कदाचिदपि त्याज्यम, स्वकर्तव्यम न कदाचिदपि त्याज्यम। तो हम ये हमने सेंटेंस देख लिया। अब हम इसमें से कदाचिदपि को काट देंगे, न को कट कर देंगे, त्याज्यम को कट कर देंगे। फिर हमारे पास, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी शब्द आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, स्वकर्तव्यम। स्वकर्तव्यम ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते क्वेश्चंस, बहुत इजी ही आते हैं, आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद है पूर्ण वाक्यन उत्तरतः। इसमें आप करेंगे मनुष्याणाम जीवने कदा उन्नति भवति, मनुष्यों के जीवन में कब उन्नति होती है। तो ये आप जहाँ इसमें गद्यांश में देखेंगे और पूरा सेंटेंस उठा के लिख देंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिल रहा है हमें, उन्नति भवति, मनुष्याणाम जीवने कदा उन्नति होती, अवश्यम करणीयम कर्तव्यति मनुष्याणाम। हाँ, ये सेकंड सेंटेंस में मनुष्याणाम जीवने कर्तव्य पालनेनैव सर्वदा उन्नतिर्भवति। आप इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पर लिख दीजिए, इस क्वेश्चन के आंसर में आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ये हमारा 6 मार्क्स का, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस तरीके से। प्रदत्त, फिर आता है थर्ड, प्रदत्त विकल्पे भी उचितम उत्तरम चित्वा लिखता। यहाँ पर आपसे मैं जो पढ़ा रही थी आपको, कर्तृपद, क्रियापद, अव्ययपद, ये सब आपके काम आएंगे। तो तपति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किमस्ति, तपति इति क्रियापद, यानी कि ये तपति ये वर्ब है और इसका हमें कर्तृपद पूछा है। कर्तृपद यानी कि जो काम को कर रहा है, जिसमें कि प्रथमा विभक्ति आती है। तो तपति देखेंगे आप कहाँ पे आ रहा है इस गद्यांश में, तो ये सेकंड लाइन में है, सूर्यः सततम तपति, सूर्यः सततम तपति। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति सूर्य में आ रही है, यानी कि विसर्ग लगे हुए हैं। जब विसर्ग लगा होता है किस पर, पुल्लिंग का शब्द है और उस पर विसर्ग लगा हुआ है और कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति मानी जाएगी। जैसे बालक की तरह आप देख सकते हो, बालकः, रामः, कृष्णः, इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। तो इसमें ही कर्तृपद माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्तृपद। तपति थी क्रियापदस्य कर्तृपदम किमस्ति, सूर्यः इसका कर्तृपद होगा। तो ये भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर है जीवनम सुखमयम कर्तुम अत्र विशेषण पदम किमस्ति। मैंने आपको विशेषण पद पहले भी बताया था कि विशेषण पद वह होता है जो किसी की विशेषता बताता है। जिस शब्द के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है वह विशेषण पद होता है। तो हम देखेंगे जीवनम सुखमयम कर्तुम, ये कहाँ पर आ रहा है, जीवनम सुखमयम कर्तुम, ये थर्ड लाइन में है। जीवनम सुखमयम कर्तुम मानवस्य कृते अनेकानि कर्तव्यानि निर्धारितानि सन्ति। तो यहाँ पर है जीवनम सुखमयम, तो यहाँ पर विशेषण पद क्या होगा, जीवन की विशेषता बताई गई है कि जीवन कैसा हो, सुखमय, सुखमय जीवन, ठीक है। तो सुखमयम यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा, ठीक है। संति क्रियापद होता है हमेशा, इसको संति जब जो क्रियापद होता है वो कभी विशेषण या विशेष्य नहीं होता, तो इसको तो हम कट कर देंगे बिल्कुल। और कर्तुम ये भी क्रियापद है। तो सुखमयम जीवनम हमारे पास बचा, तो जीवनम की क्या बता रहा है, सुखमय, सुखमय जो शब्द है वो जीवनम की विशेषता बता रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण पद। फिर आता है निरंतरम अस्य कः पर्यायः गद्यांशे प्रयोक्तम। निरंतरम, इसके लिए इस गद्यांश में कौन सा पर्याय पद प्रयोग किया गया है, तो सेवा। सेवा, निरंतर का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली कोई काम किया जाता है, तो सेवा तो हो ही नहीं सकता। सुखमयम भी नहीं हो सकता। त्याज्यम, त्यागना होता है त्याज्यम। सततम, सततम का मतलब होता है निरंतर, ठीक है। और इसमें प्रयोग भी किया गया है, तो इसको ही हम लिख देंगे।
उसके बाद आता है दुःखमयम् अस्य कः विलोम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो दुःखमय का सुखमयम होता है विलोम, और इसमें देखते हैं हम प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया। तो सुखमयम प्रयोग किया गया है, तो दुःखमय का विलोम हो जाएगा सुखमय। तो ये कितने मार्क्स का है? ये है 10 मार्क्स का, और इसको आप बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले आप उस सेंटेंस को अलग करेंगे शब्दों को मैच करके, फिर जो क्वेश्चन में जो शब्द आ रहे हैं, सेकंड पॉइंट मैं बताती हूँ आपको, जो क्वेश्चन में शब्द आ रहे हैं उनको आप कट कर देंगे एक पदेन उत्तरत के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में जो शब्द आ गए वो आंसर में नहीं लिखे जा सकते, तो उसको कट कर देंगे आप। फिर अगर आपके पास एक शब्द बचता है कट करने के बाद, तो आप उस एक शब्द को ही लिख देंगे, लेकिन आपके पास 2 या 3 शब्द बचते हैं तो आप साउंड मैच करके देखेंगे। साउंड जिसका साउंड मैच कर रहा है प्रश्नवाचक शब्द से, उसी को आंसर में लिख देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि किसी से भी मैच नहीं करता, तब हम शब्दों का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कुत्र आया है, तो कुत्र का मतलब कहाँ होता है, और इसमें कोई भी प्लेस पूछा जा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर देंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। फिर उसके बाद आता है, ये हमारा 10 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर खंड ख आता है रचनात्मक कार्यम, रचनात्मक कार्य, ये है हमारा 15 मार्क्स का। तो इसमें कितने क्वेश्चंस हैं हमारे? 5 मार्क्स का एक लेटर लिखने के लिए आएगा, और 3 मार्क्स का एक पिक्चर आएगी, और आपको शब्द दिए हुए होंगे और आपको उन पे सेंटेंस लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लेटर देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे बहुत ईजी आपके पास शब्द भी होते हैं, सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो केंद्रीय विद्यालय, इसमें ये केंद्रीय विद्यालय कहाँ से लिखा जा रहा है लेटर? इसमें है अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र के प्रति लिखे गए पत्र में मंजूषा से उचित पद चुनकर पूर्ति करें। फिल इन द ब्लैंक है। तो केंद्रीय विद्यालय कहाँ, किस केंद्रीय विद्यालय से लिखा जा रहा है ये लेटर? तो यहाँ पर दिए हुए हैं हमारे पास 10 शब्द हैं। पुरस्कारान दिल्लीतः सप्रेम नमः छात्रा सुहृद रमेश मुख्यातिथि। तो यहाँ पे हमारा आएगा केंद्रीय विद्यालय दिल्लीतः, क्योंकि तह तब आता है जब हम जहाँ से लिख रहे होते हैं, तो हम उस प्लेस का नाम भी तो लिखेंगे जहाँ से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय दिल्लीतः, यानी कि दिल्ली से हम, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से हम ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद आता है दिनांक। दिनांक में हमको डेट ही डालनी है, ये तो क्लियर कॉमन सेंस की बात है। दिनांक में डेट ही डालनी है, और डेट यहाँ दी हुई है तो ये हम डेट डाल देंगे। फिर आता है प्रिय मित्रम। तो मित्र हमने बोला, तो मित्र को संबोधित कर रहे हैं हम, तो अपने उस मित्र का नाम लिखेंगे। जैसे इसमें मित्र का नाम क्या है? पुरस्कारान दिल्लीतः सप्रेम नमः छात्रा श्रदम रमेश। रमेश है, और यहाँ पर इसका सिंबल भी बना हुआ है। रमेश के बाद एक विराम करके एक डॉट लिखा हुआ है, तो ये सिंबल होता है, यानी कि हम किसी का नाम लेके उसको बुला रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वो कह रहा है कि प्रिय मित्र रमेश। अब क्या करेंगे हम? जो शब्द हमारे प्रयोग किए जा चुके हैं उनको हम कट करते जाएंगे, तो हमारे पास कम शब्द बचेंगे और हमें ढूंढने में इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम दिल्ली तह को कट कर देंगे, डेट को यहाँ से हटा देंगे और रमेश को भी हटा देंगे। फिर है 4th नंबर पर सब प्रेम नमः, यानी कि प्रेम पूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ। जब हम किसी से कोई भी बात स्टार्ट करते हैं, कभी भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसका नाम बोल के फिर उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड इवनिंग, नमस्ते, ऐसे कुछ बोलते हैं, तब हम पूरा बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वही इस पर दिया हुआ है। तो सप्रेम नमः 4th नंबर पर सप्रेम नमः आ जाएगा, यानी कि हम बात स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले नमस्कार कर रहे हैं, तो सप्रेम नमः आ जाएगा। फिर 5th नंबर पर है हमारा वर्णयामी। वर्णयामी से पहले हमारा आएगा, किसका वर्णन कर रहा है? स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवम वर्णयामी, यानी कि अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन कर रहा है। आप इसमें से चेक करेंगे तो किसका वर्णन किया जा सकता है? पुरस्कारान, पुरस्कारान का वर्णन किया जा सकता है। पुरस्कारों को,
ये नहीं हो सकता। दिल्ली तह यूज हो चुका है, सप्रेम नमः भी यूज हो चुका है। छात्रा वर्णन छात्रों का नहीं कर रहा है, किसका वर्णन कर रहा है, किसका वर्णन करने के लिए किया गया है, आप ऊपर भी देखेंगे तो वार्षिकोत्सव का वर्णन करने के लिए किया गया है। यहाँ से आप पकड़ सकते हैं इसको। और वार्षिकोत्सवम का वर्णन करते हुए, यहाँ पर भी दिया है वार्षिकोत्सवम वर्णयामि, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वार्षिकोत्सवम वर्णयामि। थोड़ा सचेत होकर, थोड़ा जागरूक होकर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है आपको, क्योंकि ये जो होता है ना, इसमें संस्कृत का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका आंसर भी उसी में होता है। तो आप थोड़ा सचेत होकर आंसर देंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए आपको आंसर देना है। फिर उसके बाद आता है 6th नंबर पर विद्यालयस्य, एक मास पूर्वमेव विद्यालयस्य, विद्यालय के, स्य ऐसे तो आप जानते होंगे षष्ठी विभक्ति होती है विद्यालयस्य, विद्यालय के सर्वे अध्यापका, सभी अध्यापक। 7th नंबर पर आएगा छात्राः, च लिखा हुआ है 7th नंबर के बाद, आप देखेंगे एक लाइन करके फिर च लिखा हुआ है, यानी कि सर्वे अध्यापका आ गया। तो यहाँ पर कोई और भी शब्द ऐसा आएगा जो जिसके बीच में और लगा होगा, सभी अध्यापक और छात्र। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वे अध्यापका अकेला रह गया है, तो यहाँ पर एक और आएगा जो जिसके बीच में और लगा होता है, च लगा होता है, तो यहाँ पर आप कर देंगे छात्राः। उसके बाद है 8th नंबर पर है हमारा उपायुक्त महोदय कार्यक्रमस्य मुख्यातिथि आसीत्। मुख्यातिथि, हमने अतिथियों का तो वर्णन किया ही नहीं है। यहाँ पे कौन है मुख्य अतिथि, यहाँ पर आप देखेंगे मंजूषा में तो मुख्यातिथि एक शब्द आया है। तो यहाँ पर आप इसमें मैच करके देखेंगे तो कौन मुख्य अतिथि की तो बात ही नहीं आई है, तो यहीं पर फिट इसका बैठ रहा है, तो मुख्य अतिथि यहाँ पर लिख देंगे। और सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप जब भी जो शब्द यूज़ होते जा रहे हैं उनको कट करते जाना है। ठीक है, फिर 9th नंबर पर बचेगा पुरस्काराना। पुरस्काराना अयच्छत, यानी कि योग्येभ्यः छात्रेभ्यः च पुरस्काराना अयच्छत, योग्य छात्रों के लिए पुरस्कार दिए गए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लेटर। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए इस लेटर में फिल करना है ये सारे शब्दों को, और आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। फिर है ये है नीचे दिए गए चित्र का वर्णन मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत वाक्यों में कीजिए। यानी कि ये शब्द दिए हुए हैं और ये चित्र आपको दिया हुआ है, तो इस चित्र में देख करके आप क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सारे शब्द यूज हो पाएँ या न हो पाएँ। आप क्या करेंगे, आप सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखेंगे। यानी कि सिंगुलर जो शब्द है उसके साथ जो क्रिया आएगी हमारी, वर्ब आएगी, वो भी सिंगुलर की होनी चाहिए। जैसे छालयति, छालयाती है, तो छालयाती जो शब्द है उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर कर्तृपद लगेगा। ठीक है, क्योंकि कर्तृपद छालयाती ये क्या है, सिंगुलर का है। अगर छालयांती होता तो प्लूरल का लगता। जैसे पठती, पढ़ता है, तो कोई एक बंदा, एक स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके लिए लगेगा पठती। लेकिन न आ गया अगर बीच में, न पठंती, तो इसका मतलब हो जाएगा वो जो कर्तृपद है वो भी प्लूरल का लगेगा। तो इन शब्दों का यूज़ करते हुए आप इन सेंटेंसेस को बना देंगे तो आपका मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रख कर नहीं किया आपने तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। अगर आपसे कोई शब्द रह रहे हैं तो रह जाने दो, इस ये नहीं देखना है कि हमें सारे शब्दों को यूज़ करना है सेंटेंस में, यूज़ हो नहीं पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे देखेंगे सारे शब्द यूज़ ही नहीं हो पा रहे, जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है उसी ने सही से शब्दों को नहीं रखा है। तो हम सोचेंगे इसको हम इसमें सेंटेंसेस में डालना ही है, तो हम नहीं डाल पाएंगे क्योंकि ये डल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखते हुए और उस चित्र से थोड़ा सा मैच कर रहे हों वो शब्द, इस तरीके से आपको इसका सेंटेंसेस बनाने हैं।
अगर शब्द रह रहे हैं इसमें से मंजूषा में से और आप यूज़ नहीं कर पाएँ सारे शब्दों को तो रह जाने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक तो पिक्चर से मैच करने चाहिए वो सेंटेंसेस, और उन शब्दों का, कुछ शब्दों का यूज भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा अथवा करके भी आ रहा है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसको न करके यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो दूसरी भी मंजूषा दी हुई है, उन शब्दों को यूज़ करके आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद क्या होता है, मतलब एक साथ जो लिख देते हैं 5 संस्कृत वाक्यों को एक साथ आप लिख देंगे, वो अनुच्छेद हो जाएगा। एक ही तरीके से है, बस आपके लिए ऑप्शन दे दिया है इन्होंने। उसके बाद ये खंड क और खंड ख हो गया है। अब इसको खंड ग को मैं कल वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँगी। इसी तरीके से हम जब एग्ज़ाम होगा तब तक हम 3 या 4 साल के हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। गद्यांश आप कर पाओगे तो आपके 10 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर लेटर भी बहुत इजी है, लेटर के भी 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और ये जो है, अगर इसमें से आपको 10 मार्क्स का है, ये जो पिक्चर को देख के करना है, अगर 7-8 मार्क्स भी मिलते हैं तो अच्छा है आपका, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर जिसने भी सेट किया है, थोड़ा यहाँ पर मंजूषा में थोड़ा उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया इन्होंने, तो कोई बात नहीं है। आपको अगर ये यूज़ नहीं हो पा रहे हैं तो सारे शब्दों को यूज़ करने का नहीं सोचना है, अगर इस तरीके की कंडीशन बन रही है तो कल कंटिन्यू करेंगे इनको हम। और आप इसको वीडियो को देखना है आपको ध्यान से। ओके, थैंक यू।